देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से किए थे ना? एक बार मुझे बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 से किया था हम लोगों ने या फिर इलास्ट्रेशन 9 से किया था? 4 से, आई थिंक 4 से किया था। तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहां से पेज रखना है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 4 रखना है और ये पूरा इतना सारा पेज है। इलास्ट्रेशन 10 11 का ये, और यहाँ पर आधा हुआ है, यहाँ छोटा सा एक बैलेंस शीट बनेगा, तो उस हिसाब से कितना पेज रखना चाहिए? देखो ये 4, मतलब कॉपी में ये एक पेज, और ये आई थिंक 2 3 4 से 4.5 पेज रखने से हो जाएगा। 4.5 या 5 पेज रख तो हो जाए, ठीक है? अच्छा, अब देखो हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, वो हम लोग का आधा अधूरा था, पूरा हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। दैट इज केपी मैन्युफैक्चर, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने काफी सारा जो है पॉइंट यहाँ पर पुट करवा दिया था, तो एक बार हम पढ़ के बता देते क्वेश्चन क्या था, थोड़ा फटाफट बता देते, देखो ताकि रिकॉल हो जाए। केपी मैन्युफैक्चर्स ए रेंज ऑफ गुड्स व्हिच इट सेल्स टू होलसेल कस्टमर ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस, ठीक है? तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपना गुड्स होलसेल प्राइस में अपने हेड ऑफिस से बेचती है। In addition, the head office transfer goods to a newly opened branch at factory cost plus 15%। और जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरर है तो जो फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आता है उस पर 15% लगा के ये हेड ऑफिस अपने ब्रांच को भेजती है। ये सारे चीज मैंने तुम लोग को यहाँ पर लिखवा दिए थे, ठीक है? अच्छा, इसके बाद बोला है द ब्रांच देन सेल्स दिस गुड्स टू जनरल पब्लिक ऑन ओनली कैश बेसिस। देखो हेड ऑफिस जो है वो कैसे बेचता है? होलसेल प्राइस पे, और जो ब्रांच है वो जनरल पब्लिक को बेचता है सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे। ये चीज मैंने नोट डाउन करवाया था। उसके बाद यहाँ पर था द सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर इज डिजाइन टू गिव ए फैक्ट्री प्रॉफिट विच कस्टमर्स टू 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो है होलसेल कस्टमर के लिए जो डिजाइन किया गया है वो है 30% ऑफ सेल वैल्यू। ये देखो 30% ऑफ सेल वैल्यू मैंने लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिजाइन, जनरल पब्लिक को कैसे दिया जाएगा? वो भी 30% ऑफ सेल वैल्यू। और उस पर और एक चीज भी बताया है, मार्जिन जो है वो है सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। जो भी सेलिंग प्राइस होगा और हेड ऑफिस जितने भी गुड्स भेजता है उसके बीच का डिफरेंस ही हमारा ग्रॉस मार्जिन है, और उसका परसेंटेज रेट भी बताया है। तो हेड ऑफिस कैसे भेजता है? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। फैक्ट्री कॉस्ट अगर 100 मानेंगे तो 115। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, केपी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस एंड लीज ऑल अदर टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो केपी जो है वो कंपनी जो है अपना सारा चीज रेंटेड प्रीमाइसेस पे चलाती है और सारे फिक्स्ड एसेट भी लीज पे ले रखी है। द रेंट एंड हायर चार्जेस फॉर दिस आर इंक्लूडेड इन द ओवरहेड कॉस्ट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। नीचे जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वहां पर ये सारे तरीके के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाया गया है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड। हमें क्या प्रिपेयर करना है? पीएल हेड ऑफिस का, ब्रांच का और एंटायर बिजनेस का। तो उसके लिए देखो वही हम लोग बना रहे थे, ट्रेडिंग पीएल, हेड ऑफिस, ब्रांच और एंटायर बिजनेस का, ठीक है? और एक बैलेंस शीट भी हमें बोला था फॉर द एंटायर बिजनेस, जिसमें से हम लोगों ने क्या क्या चीज लिख लिया था। जैसे देखो यहाँ पर बोला था रॉ मटेरियल परचेज, तो हेड ऑफिस क्या है? तो सिर्फ हेड ऑफिस के यहाँ पर देखो रॉ मटेरियल परचेज तुम लोग को दिखेगा 35,000, ठीक है? डायरेक्ट वेजेस 1,08,500। देखो ये सब जो है ना, ये जो एक्सपेंसेस लाइन बाय लाइन दिख रहा है ये एक भी ब्रांच पे नहीं है, तो हम लोगों ने वैसे ही लिखा है। डायरेक्ट वेजेस 1,08,500 ये ब्रांच हेड ऑफिस में लिखा है, उसका टोटल इधर लिखा है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 39,000, ये भी इधर लिख दिया है 39,000, ठीक है? फिर यहाँ पर बोला है रॉ मटेरियल जो है ओपनिंग स्टॉक 1,800। ये देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 1,800, ये सारे के सारे जो है हेड ऑफिस के ही दिख रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं फिनिश्ड गुड्स। ये देखो दोनों का दिया है 13,000 और 9,200 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो 13,000 9,200 दोनों का तो दिखेगा ही, क्योंकि
फिनिश गुड्स तो ब्रांच के पास भी होगा, तभी तो वो बेचेगा जो उसको हेड ऑफिस भेजता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है। और बाकी ये सारे जो है रॉ मटेरियल वगैरह ये हेड ऑफिस में ही सिर्फ इसीलिए दिखेंगे क्योंकि वही मैन्युफैक्चरर है, ब्रांच तो मैन्युफैक्चरर है नहीं। हेड ऑफिस में जो मैन्युफैक्चर्ड होता है गुड्स या जो भी बोलो प्रोडक्ट, वो हेड ऑफिस ब्रांच को ट्रांसफर करता है। फिर देखो डेटर, डेटर जो है सिर्फ हेड ऑफिस का दिया हुआ है, तो मैंने देखो इधर बैलेंस शीट में डेटर लिखवा दिया था तुम लोगों को। फिर कैश दोनों का है 22 और 1, तो कैश देखो दोनों का लिखा है, ये इनर कॉलम में लिखा था क्योंकि नीचे कैश इन ट्रांजिट का जो है मतलब पॉइंट था, इसी वजह से। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी दोनों का जाएगा 13,900 और 4,000, ये देखो 13,900 4,000। फिर सेल्समैन का सैलरी 22,500 6,200, सेम तरीके से यहाँ पर भी। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये देखो 12,500 और 2,300, 12,500 2,300, ठीक है। फिर यहाँ पर था इंटर यूनिट अकाउंट्स, बताएंगे ये वाला क्या है। फिर यहाँ पर कैपिटल दिया है, तो देखो कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, तो देखो यहाँ पर एक ही जन का था तो कैपिटल लिख दिया हेड ऑफिस का, क्योंकि उसी का होना चाहिए। सन्ड्री क्रेडिटर दोनों का हो सकता है, बट यहाँ एक ही जन का था तो हम लोगों को एक ही जन का दिखाना है, मतलब हेड ऑफिस का। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक 1,200, ये देखो प्रोविजन जो है ये इधर आएगा। जैसे डेटर के लिए प्रोविजन फॉर डेटर अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो उसे बाई साइड में पीएल में लिखते हैं या फिर नए वाले प्रोविजन से उसे एडजस्ट करके लिखते हैं, दोनों में सेम आंसर आता है। कैसे भी लिखा जा सकता है, जैसे तुम लोग कभी फाइनल अकाउंट्स फाउंडेशन में या कॉलेज में स्कूल में किए होगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डेटर रहता है तो हम लोग इधर लिखते हैं, न्यू प्रोविजन को इधर लिखते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा और एक फॉर्मेट होता है जो कि ज्यादा पॉपुलर है फाइनल अकाउंट्स के लिए स्पेशली, इसमें चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। उसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रोविजन कैसे देखते हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। जैसे पुराना प्रोविजन जितना भी है, न्यू प्रोविजन जैसे मान लो पुराना प्रोविजन है 1,000, नया प्रोविजन करना पड़ेगा 1,200, ठीक है। तो फिर हमें सिर्फ पीएल से 200 ही लेना पड़ेगा इस बार के लिए, तो हम लोग यहाँ पर जस्ट 200 लिख देते हैं, वैसे भी चलेगा। या फिर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इधर 1,000 इधर 1,200, तो भी नेट करके 200 ही आता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक अप्रोच हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो बाई साइड में लिख के दिखाया प्रोविजन वाला। सेल्स जो है 2,65,200, ये देखो 2,65,200 दोनों में था, लिख दिया। गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ये ब्रांच को गुड्स भेजा गया है, तो ब्रांच जो है परचेजर है, तो देखो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 46,000 ब्रांच में लिखा है, क्योंकि ब्रांच परचेजर है तो टू साइड में लिखा है। और बाई साइड में जब लिखेंगे हेड ऑफिस के कॉलम में, क्योंकि जो गुड्स भेज रहा है वो सेलर की तरह हम लोग सोच सकते हैं, सोचना है उसे, ठीक है। एक्चुअली थोड़ी ना इनमें सेल परचेस होता है, तो भेजने से एंट्री जैसे होगा उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि फिर ब्रांच एक्सेप्ट कर रहा है तो ब्रांच परचेजर की तरह हो गया, हेड ऑफिस सेलर की तरह हो गया। फिर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 44,500, लेकिन यहाँ एक मिसमैच दिख रहा है कि ब्रांच बोल रहा है मैंने तो, हेड ऑफिस बोल रहा है मैंने इतना स्टॉक भेजा, लेकिन ब्रांच बोल रहा है मैंने तो सिर्फ इतना ही जो है स्टॉक रिसीव किया है, ठीक है। ये डिफरेंसेस क्यों दिख रहा है, शायद कुछ गुड्स इन ट्रांजिट हो, ठीक है, वो आगे देखने से पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है, यहाँ नोट्स दिया हुआ था, इसको अब हमें यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते, जितना भी बोला वो लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। On 20th December, the branch remitted 1,500 to head office. ब्रांच ने हेड ऑफिस को इतना पैसा रिटर्न किया था, रेमिट किया था, रिटर्न नहीं रेमिट। एंड दिस हैज नॉट बीन येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक्स में ये अभी तक एंट्री नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या सीखा था, जो रिसीवर पार्टी है उसके बुक्स में एंट्री होना चाहिए, तो कैश इन ट्रांजिट टू क्या हो जाएगा, कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, ये एंट्री होना चाहिए। जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो तो ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर कुछ हमें एडजस्टमेंट देता है तो उसका हम लोग एंट्री पास करके दो जगह पे पुट करते हैं। यहाँ पर भी सेम वही चीज होगा, कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, इसका एंट्री ये होना चाहिए, ठीक है। तो कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, ये हम लोग कैसे इसका फिर ट्रीटमेंट करेंगे, तो देखो कैश इन ट्रांजिट तो हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, तो हम लोग को बैलेंस शीट में इसको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर ऐड करके, क्योंकि कैश इन ट्रांजिट में है, तो जब कैश इन ट्रांजिट आके पहुंचेगा तो कैश बैलेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैश इन ट्रांजिट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है 23,000। और ये जो है अमाउंट है हम लोग का 1,500, ठीक है। तो हम लोग इसको आउटर में अब लिख सकते हैं 24,500 हो गया, ठीक है। कैश इन ट्रांजिट हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब
ये देखो इसका और एक एडजस्टमेंट कहाँ हो जाएगा, ये देखो जैसे ही ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा कितने से, 1500 से, है ना। ये एंट्री कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, तो फिर देखो हेड ऑफिस को क्रेडिट करना पड़ेगा 1500 से। तो ब्रांच जो है अपने बुक्स में जो हेड ऑफिस का अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देगा 1500 से। ये देखो ये जो इंटर अकाउंट्स था ना, रुको कहाँ गया, ये रहा, इंटर यूनिट्स अकाउंट्स था, ये ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस और हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट है, ठीक है। ये देखो ये हेड ऑफिस है, ये एक्चुअली हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का है। अब ये देखो डेबिट साइड में, मतलब हेड ऑफिस बोल रहा है मुझे ब्रांच से इतना मिलेगा, ठीक है। ब्रांच जो है, ब्रांच से इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। ब्रांच से इतना पैसा रिसीव्ड होने वाला है, ठीक है, रिसीवेबल है, ठीक है, रिसीवेबल है। और ये हो गया, ठीक है। तो अभी देखो हम लोगों ने देखा कि हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगा कौन, ब्रांच करेगा, कितने से, 1500 से। तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस इतना दिख रहा है, ऑलरेडी इतना क्रेडिट है, और क्रेडिट कितना करना पड़ेगा, 1500। तो ये कितना आ जाएगा, 3500। हम लोग को पता है कि ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, दोनों ऑपोजिट और इक्वल होने चाहिए। उसका रीजन भी मैंने बताया था, जैसे मैंने अगर मेरे बुक्स में जिस डेटर का अकाउंट ओपन किया है तो मुझे वो जितना रिसीवेबल दिखाएगा, सेम तरीके से डेटर अपने बुक्स में जब मुझे एज ए क्रेडिटर ओपन करेगा तो उसके बुक्स में भी मुझे उतना पेएबल, वो उसके तरफ से पेएबल होगा। तो सेम यहाँ पर भी है। तो अगर हेड ऑफिस बोल रहा है मुझे ब्रांच से 5000 रिसीव होंगे, तो फिर ब्रांच को भी यहाँ दिखाना पड़ेगा, मतलब यहाँ दिखना चाहिए एक्चुअली कि मुझे हेड ऑफिस को 5000 पे करना पड़ेगा, जिसमें से हम लोगों ने एक गलती सुधार के इसको 3500 तक पहुंचाया। अब देखते हैं कैसे करके 5000 होता है, ठीक है। या तो दोनों ही, मतलब दोनों इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत में। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर एक अमाउंट तो एडेड होके थोड़ा सा इक्वलाइजेशन पे तो जा रहा है। उसके बाद देखते हैं, also on the same date the head office dispatched goods to the branch, invoice 1500, and these two have not yet been entered in the branch books। और एक प्रॉब्लम है, बोल रहा है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को एक 1500 का स्टॉक ट्रांसफर किया था, लेकिन जिसका ब्रांच ने अभी तक एंट्री नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पर बोल रहा है, अच्छा उन्होंने एंट्री ही नहीं किया है, ये हमें एंट्री करके दिखाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, 1500 का स्टॉक भेजा गया था, तो ब्रांच को लिखना चाहिए यहाँ पर गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि जो रिसीवर है उसके बुक्स में एंट्री होगा टू हेड ऑफिस, कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। ये 1500 का होना चाहिए। इन्होंने एंट्री नहीं किया होगा क्योंकि हो सकता है ये ट्रांजिट, इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू एडजस्ट आइटम इन ट्रांजिट इन द बुक्स ऑफ द रिसिपेंट, ये सब ट्रांजिट आइटम्स था, ठीक है। तो रिसिपेंट के बुक्स में ये हमें पॉलिसी बोला है कि ये पॉलिसी है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसिपेंट पार्टी है उसी को एंट्री करना पड़ता है। लेकिन अगर ये हमें नहीं भी बोला जाए, ये हमें नहीं भी बोला जाए तो भी हमें यही करना है। मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही इंडिपेंडेंट ब्रांच जब स्टार्ट किया था तभी बताया था, ठीक है। तो अगेन हम लोग का देखो, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस 1500 से क्रेडिट होगा, मतलब यहाँ इंटर यूनिट में एक बार तो 1500 क्रेडिट हो चुका है, अगेन 1500 क्रेडिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट है तो क्रेडिट आइटम को मैंने ऐड कर दिया, 1500 1500 3000 और 2000 5000। ये रिकंसिलिएशन हो गया, ठीक है। दोनों साइड में 5000 एंड ऑपोजिट बैलेंस दिख रहा है, तो ये हम लोगों ने रिकंसिलिएशन कर दिया। लेकिन इसका इंपैक्ट हमारे फाइनल अकाउंट्स में भी तो दिखाना पड़ेगा। तो गुड्स इन ट्रांजिट हमारा निकल के आया है 1500, तो उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, देखो जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसको हमें एज ए क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, क्योंकि देखो जो स्टॉक हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो स्टॉक अगर हम लोग बाई चांस, देखो क्योंकि रिसीव पूरा 46,000 हेड ऑफिस दिखा रहा है कि मैंने 46,000 ट्रांसफर किया, लेकिन हम लोगों ने नीचे देखा उसमें से 1500 का एंट्री अभी तक ब्रांच ने नहीं किया क्योंकि वो इन ट्रांजिट था। तो ऑब्वियस सा बात है कि वो सेल्स में इंक्लूडेड नहीं होगा, ब्रांच के सेल्स में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो अगर स्टॉक का कॉस्ट मैंने इनकट कर रखा है तो दो ही चीज हो सकता है, या तो वो चीज सेल हो गया, नहीं हुआ तो उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखा। तो इसमें से 1500 हमें कंफर्म पता है कि वो हमारा गुड्स इन ट्रांजिट है, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोल के यहाँ पर दिखा देंगे, GIT बोल के यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का ब्रांच के बुक्स में 1500, ठीक है। और देखो ये तो डबल एंट्री तो हो ही रहा है दोनों में, और एक जगह पे कहाँ एंट्री ठीक हो रहा है, इंटर यूनिट अकाउंट जो 2000 है वो 5000 में ट्रांसफर हो गया, ठीक है।
वो हमें और दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो रेक्टिफिकेशन किया उससे हर बार दो जगह पे इंपैक्ट होता है, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो यहाँ भी दो जगह पे इंपैक्ट हुआ। तो पहले का इंपैक्ट देखो, एक तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में हुआ लास्ट वाला, ठीक है, और एक हम लोग का यहाँ पर बैलेंस शीट में हुआ, और एक इम्पैक्ट जो है वो इंटर अकाउंट्स को रेक्टिफाई करने में काम आ गया, जो कि हमें यहाँ पर दिखाने का और जरूरत नहीं, मतलब हम लोग जो भी बना रहे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट वहां पर वो दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हेल्ड एट हेड ऑफिस ऑन 31 दिसंबर वाज वैल्यूड एट 2300। हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक है 2300, मतलब यहाँ पर लिखेंगे रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 2300 हेड ऑफिस का, तो यहाँ टोटल में भी आ जाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम लोग का बैलेंस शीट में भी जाता है, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट दो जगह पे होना चाहिए ना, जैसे तुम लोग कभी फाइनल अकाउंट्स किए हो वैसे ही होगा। तो रॉ मटेरियल का यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट में हेड ऑफिस लिख देते हैं, इनर कॉलम में लिख रहे हैं सारे क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके दिखा देंगे 2300, ठीक है। और अभी अभी हम लोगों ने जो गुड्स इन ट्रांजिट लिखा उसको भी यहाँ पर दिखाएंगे, ये वाला हो जाएगा 1500, ठीक है। ये कौन सा वाला है, ये देखो, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक को तो हमें बैलेंस शीट में भी दिखाना होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, यू आर एडवाइज दैट देयर वेर नो ओपनिंग नो स्टॉक लॉसेस इनकर्ड एट द हेड ऑफिस और एट द ब्रांच, मतलब कोई स्टॉक लॉस है नहीं। इट इज केपीज प्रैक्टिस टू वैल्यू फिनिश गुड स्टॉक एट हेड ऑफिस एट फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में वैल्यू करते हैं, वो तो मैं पहले ही बताया, फैक्ट्री कॉस्ट में वैल्यू करते हैं और जब अपने ब्रांच को भेजते हैं तो 15% प्रॉफिट लगा के भेजते हैं। कोई ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है। अब डब्ल्यूआईपी भी हो सकता था क्योंकि मैन्युफैक्चरर है, तो डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग होना नॉर्मल सा बात है, लेकिन बोल रहा है कि इनका ऐसा कुछ इस बार नहीं है, ठीक है। ब्रांच एम्प्लॉइज आर इंटाइटल्ड टू ए बोनस ऑफ 156 अंडर ए बाइलैटरल एग्रीमेंट। तो ब्रांच के जो मैनेजर है, इंप्लॉइज है, उनको 156 बोनस मिलना चाहिए था, ठीक है। तो ये अगर पेएबल है, ठीक है, इंटाइटल्ड का मतलब उनका हक अधिकार जो है वो जनरेट हो चुका है, तो हमें एंट्री करना चाहिए, और ये पे नहीं हुआ है। अगर पे होता तो ट्रायल बैलेंस में इसका अकाउंट जरूर दिखता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में वही अकाउंट आते हैं जिसका एंट्री बना है। अब नीचे जो एडजस्टमेंट रहता है वो नॉर्मल सा बात है कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइंड आउट हुआ है तो उसका एंट्री नहीं होता है, तो इसका भी एंट्री होगा। तो 156 बोनस पेबल है, तो एंट्री क्या होगा, बोनस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बोनस, ठीक है। तो एक बार हम लोग उसको पीएल में लिखेंगे, यहाँ पर बोनस, यहाँ पर टू आउटस्टैंडिंग बोनस या बोनस पेबल बोल के लिख सकते हैं। जैसा फाइनल अकाउंट्स होता है सेम तरीके से होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और ये ब्रांच का खर्चा था तो ब्रांच में लिख दिया, और सेम चीज हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाना पड़ेगा। लाइबिलिटी हो गया क्योंकि ये पेबल है, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हो 156। अच्छा, और यहाँ पर क्या होगा, और देखते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ये जो है ब्रॉट डाउन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का एक चीज मिसिंग हो सकता है, दैट इज फिनिश गुड्स। मे भी हम लोग का फिनिश गुड्स जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में आ सकता है। डब्ल्यूआईपी तो नहीं आएगा, बता दिया है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, ठीक है। और फिनिश गुड्स को जो है हेड ऑफिस जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट में दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है नो स्टॉक लॉसेस इनकर्ड, ठीक है। तो मतलब कोई भी थेफ्ट नहीं हुआ है, चोरी नहीं हुआ है, या फिर कोई भी डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट बना के, ठीक है। यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं वर्किंग नोट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हेड ऑफिस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो पता करना पड़ेगा हेड ऑफिस ने सेल कितना किया है। हेड ऑफिस ने सेल किया है 2 लाख, और देखो यहाँ पर 2 लाख का अपने कस्टमर्स को, जो डायरेक्ट उनके कस्टमर है, और ब्रांच को 46,000 में, और दोनों में वो प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन अलग अलग रेट पे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, जो 2 लाख का सेल है जो कस्टमर्स को किया है उस पे कितना प्रॉफिट कमाएंगे, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, देखो उस पे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो अपने कस्टमर को होलसेल प्राइस में देते हैं, और होलसेल प्राइस क्या है, 30% ऑफ सेल वैल्यू। मतलब इस पे उन्होंने 30% प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि ये तो सेल वैल्यू ही था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस पे प्रॉफिट मुझे ढूंढना है, तो इस पे प्रॉफिट कितना है, 30% प्लस उन्होंने ब्रांच को भी स्टॉक बेचा है कितने में, 46,000 में, ठीक है। बेसिकली भेजा है लेकिन उसमें भी प्रॉफिट लगा के भेजा है, तो ये भी
हेड ऑफिस के लिए सेल प्राइस है, ठीक है, ब्रांच को सेल करने का प्राइस, जो भी 30%, यहाँ पर देखो ये 30% तो ब्रांच बेच रहा है अपने कस्टमर को, लेकिन जब हेड ऑफिस ब्रांच को ट्रांसफर करता है उस पर कितना प्रॉफिट लगता है, बोल रहा है कि वो हमेशा 100 रुपए की चीज को 115 में ट्रांसफर करता है। मतलब ये जो है ये 115 का इक्विवेलेंट है, मुझे 15 निकालना पड़ेगा तो मुझे पता चल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, क्योंकि सिंपल सा बात है। देखो हेड ऑफिस के लिए कोई चीज का कॉस्ट अगर इतना है तो वो ब्रांच को उसको इतने में भेज देता है, 115 में, ठीक है, ये नहीं 115 में। तो अगर 46,000 में भेजा है तो उसमें कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये कॉस्ट अगर है हेड ऑफिस के लिए तो ये हेड ऑफिस का सेलिंग प्राइस टू ब्रांच है, और ये जो है इसका फिर प्रॉफिट या लोडिंग, बेसिकली तो यहाँ पर ये लोडिंग वर्ड यूज होना चाहिए, तो लोडिंग कितना है 15, तो हमें वो लोडिंग को ही ढूंढना है कि इसमें कितना लोडिंग लगा हुआ है, तब ना कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर वही सेम यूनिटरी मेथड से जैसे हम लोग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 2 लाख, इस पे 30%, 60,000, तो बाहर वाले कस्टमर को बेच के इतना कमाया और ब्रांच को जो भेजा उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, 46,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115, तो ये हो गया 6,000। तो 66,000 जो है हेड ऑफिस ने प्रॉफिट अर्न किया है बाहर वाले को और ब्रांच को बेच के, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 66,000। ये वर्किंग नोट नंबर 1 से लिखेंगे। सेम तरीके से हमें ब्रांच का भी सेल निकालना पड़ेगा, तो ब्रांच ने कितना सेल किया है, ब्रांच ने सेल किया है 65,200, और ब्रांच तो सिर्फ आउटसाइडर को ही बेचता है। ब्रांच का जो सेल है वो है 65,200, और ब्रांच कितना प्रॉफिट कमाता है, बोला है 30% ऑफ सेल वैल्यू, तो ये सेल वैल्यू है, इस पे 30% प्रॉफिट कमाया है ब्रांच ने, देखते हैं। 19,560, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 19,560। अब ये दोनों को टोटल करके टोटल कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रॉफिट चाहिए 66,000, तो यहाँ पर हो गया 85,560, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये जो प्रॉफिट है, मतलब तुम लोग को ऐसा बोलना चाहिए कि ये जो ब्रांच का हेड ऑफिस का प्रॉफिट हम लोगों ने दिखाया, लेकिन ये तो अनरियलाइज्ड है, क्योंकि सच में ब्रांच जब तक नहीं बेचेगा कोई कस्टमर को तब तक ये सारा प्रॉफिट तो हेड ऑफिस रिकवर नहीं कर पाएगा ना। जैसे देखो हेड ऑफिस को पता है कि ब्रांच अगर उसका एक ब्रांच कैसे बेचता है, ब्रांच के पास जो भी स्टॉक आता है, ठीक है, वो उस पे अपना क्या करता है, ये देखो ब्रांच कैसे प्रॉफिट लगाता है, वो सेल प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट कितना रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रखा है 30% ऑफ सेल वैल्यू, मतलब सेल वैल्यू अगर 100 रुपए है तो उस पे प्रॉफिट 30 रुपीज, मतलब ब्रांच का कॉस्ट हो जाता है 70, ठीक है, और वो 70 एक्चुअली 115 है हेड ऑफिस के हिसाब से, क्योंकि हेड ऑफिस तो उसे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 70 इक्विवेलेंट टू 115, ठीक है, लेकिन जब तक हेड ब्रांच स्टॉक नहीं बेचेगा तब तक ब्रांच जो है प्रॉफिट, ये जो लोडिंग है उसको भी रिकवर नहीं करवा सकेगा, ठीक है। तो अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है ब्रांच के पास तो उसमें फिर लोडिंग लगा हुआ है जिसको हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं, तो वो तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, बिल्कुल एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हेड ऑफिस का एक्चुअली इतना प्रॉफिट अर्न हुआ है, क्यों, क्योंकि ब्रांच ने जितना भी स्टॉक ट्रांसफर किया था हेड ऑफिस को, जरूरी थोड़ी ना है कि ब्रांच ने सारा ही बेच दिया, क्योंकि उसका क्लोजिंग स्टॉक भी तो होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इसमें से जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसे भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो पहले देखना पड़ेगा कि हेड ऑफिस के भेजे गए स्टॉक में से ब्रांच के पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं, कैसे पता करेंगे, इसको टोटल करके इधर बैलेंस करेंगे, अगर मिसमैच होता है तो वो बैलेंस किस चीज का आएगा, फिनिश गुड्स का आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके के, एक तो रॉ मटेरियल का क्वेश्चन दे दिया था, एक जीआईटी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, और एक फिनिश गुड्स का हो सकता है, तो देखते हैं आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। देखो 1800 प्लस 13,000, 35,000, 1,08,500 और 39,000, 66,000, 2,63,300, ठीक है, यहां भी लिखेंगे 2,63,300 माइनस 2,46,000 माइनस 2,300,
हाँ 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक आया है हेड ऑफिस का स्टॉक का, इसमें कोई अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं क्योंकि ये तो ट्रू कॉस्ट पे ही दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रांच का देखो, ब्रांच के पास 9,200 का स्टॉक था। ठीक है, अब ब्रांच के पास स्टॉक कहाँ से आता है, जो हेड ऑफिस बेचता है, इसमें लेकिन लोडिंग लगा हुआ है। ठीक है, और भी उसने 46,000 का स्टॉक रिसीव किया, इसमें भी लोडिंग लगा हुआ है। ठीक है, और इधर हमारे पास प्रॉफिट है तो वो लेजर बैलेंस में उसको भी ऐड करेंगे, 74,760, ये हो गया 74,760। ठीक है, अब इसमें से ब्रांच ने कितना बेचा है, 65,200 माइनस 1,500 इसका क्लोजिंग स्टॉक था फॉर जीआईटी, गुड्स इन ट्रांजिट, तो 8060 रुपीस का फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आया। अब ये 8060 जो है और ये जो 1,500 जो क्लोजिंग स्टॉक किसका दिख रहा है, ब्रांच का, ये इन ट्रांजिट में है, ये इन ट्रांजिट में है, लेकिन आज नहीं तो कल आके तो पहुंचने वाला है। और ये जो है ये इनके पास ही है, मतलब ब्रांच के पास फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। ये दोनों जो ब्रांच नहीं बेच पाए, ये दोनों स्टॉक उसने हेड ऑफिस से ही लिया हुआ था, तो हेड ऑफिस को पता है कि ये सब में मैंने 15% प्रॉफिट एड ऑन कर रखा है, तो अगर मुझे अपना ट्रू प्रॉफिट पता करना है तो इसमें से मुझे क्या है, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट फिर गलत आया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से अपना क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को जो है एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इधर है तो इसका स्टॉक रिजर्व ऑलवेज ऑपोजिट साइड में जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना क्लोजिंग स्टॉक है, 1,500 और 8060, 1,500 प्लस 8060, ये स्टॉक का वैल्यू कितना है, इक्विवेलेंट टू 115। मुझे इसमें से अगर 15 निकाल लेते हैं तो फिर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर कितना मेरा स्टॉक रिजर्व इंक्लूडेड है, 1,500 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 1246.9, 1247, इधर भी आ गया 1247। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जीपी को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे करते हैं 66,000, 19,560 और 85,560। अच्छा, मैंने ये टोटल कॉलम को टोटल नहीं किया, उसको भी कर लेते हैं। देखो उसको तुम लोग ये दोनों टोटल करोगे तो भी मिल जाएगा, 2,63,300 प्लस 7,476, 2,70,000 7,460 है। अच्छा, ये जीरो गलत लिखा, 3,38,000, पता नहीं क्या गलत आ जा रहा है, रुको एक बार देख लेता, मैं ऐसे ही टोटल करके देखते, शायद कुछ गलत कैलकुलेशन हो रहा है। 1,800, 22,200 प्लस 35,000 प्लस 1,08,500 प्लस 39,000 प्लस 85,560, 2,92,060। हाँ ये आना चाहिए, 2,92,060, और इधर भी वही आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। इधर टोटल 2,2360 होगा, ये दोनों का टोटल। ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा। अच्छा, अब और एक चीज भी बता देते हैं, यहाँ पर हम लोग सारी चीजों का टोटल लिखे, 46,000 का टोटल मैंने लिखने के लिए मना किया था, उसका दो रीजन है। अगर मैथमेटिकली देखो तो इधर भी 46,000 आएगा टोटल में, इधर भी 46,000 आएगा, ऐड करने से दोनों साइड 46,000 से बढ़ेगा और कुछ नहीं, तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया मैथमेटिकली समझने का तरीका। बाकी जो है, अगर हम लोग इसको अकाउंट बेसिस पे देखें तो ये हम लोग का दोनों ही जो है इंटर ट्रांजैक्शन है, मतलब जितना एक ने दिया है उतना दूसरे ने लिया है। ठीक है, तो इंटर ट्रांजैक्शन को टोटल में दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, कि इतना स्टॉक भेजी इतना स्टॉक रिसीव हुआ, इसीलिए ये जो है ट्रांसफर वाला, इसका टोटल में लिखना जरूरी नहीं है, लिखना है भी नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये स्टॉक रिजर्व पे आ जाते हैं, ये स्टॉक रिजर्व लिखवा दिया मैंने, अब इसका क्लोज करके नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अब क्योंकि हम लोगों ने स्टॉक रिजर्व का इंपैक्ट यहाँ पर दे दिया है ना, तो फिर हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो लोडिंग को एलिमिनेट करते हुए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट हम लोग का डिडक्ट हो जा रहा है।
तो यहाँ पर हो गया 67,200, 19,560 और ये हो जाएगा टोटल करने से 0676, 86,760, 87,760, 86,760, 19,560, 67,200। देखते हैं कितना हो रहा है। 17,900 प्लस 28,700, 14,800, 156 प्लस 1247 माइनस 86,760। तो ये टोटल आ रहा है 17,900 प्लस 28,700, ठीक है, 14,800 प्लस 156 प्लस 1247, 62,803 माइनस 86,760, 23,957। ठीक है, और इसका देखते हैं कितना होता है। 10,200 प्लस 2300 प्लस 156 माइनस 19,560, 6904। 13,900 plus 22,500 plus 12,500 plus 12,47 minus 67,200, 1753। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग का नेट प्रॉफिट इतना आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर ब्रांच का भी नेट प्रॉफिट आ गया और जो स्टॉक रिजर्व का पॉइंट था वो भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि देखो हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया। नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट से क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो पे करने के बाद जो बचता है उसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने और एक चीज भी लेस किया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। अब तुम लोग सोचो कि यहाँ ऐड भी तो हुआ है। देखो इधर 1200 और इधर 1247, मतलब नेट जो है क्लोजिंग स्टॉक में रिजर्व जो है वो 47 ही है। ठीक है, इसको अगर इधर 1200 नहीं लिख के इधर सिर्फ 47 लिख दोगे तो भी तुम लोग का सेम आंसर आएगा। कैसे, देखो इधर 66,000 हो जाएगा, इधर बाकी तुम लोग लेस करके देखोगे तो भी सेम आंसर आएगा। वही हम बता रहे थे कि नेट करो जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हो, या फिर इस तरीके से करो, हम दिखा देते हैं। 13,900 प्लस 22,500 प्लस 12,500, ठीक है, और प्लस 47 माइनस 67, तब तो 67 नहीं होगा, 66,000 होगा, दोनों साइड का टोटल 66,000। ये देखो 1705 ये 3 था। ठीक है, मैंने तब लिखा नहीं है गलती से ये बाई चांस। ठीक है, 1753 हो रहा है। ठीक है, तो कैसे भी लिखो, अगर तुम लोग नेट करोगे जैसे डेटर का प्रोविजन करते हो तो भी इतना आंसर आएगा, दोनों साइड लिखोगे तो भी आंसर आएगा। तो हम लोग का क्या हुआ, नेट प्रॉफिट जितना आना चाहिए था उसमें से हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को भी हटाया ताकि हमें ट्रू नेट प्रॉफिट को पता चले। ठीक है, और इस तरीके से ब्रांच का भी अपना कैलकुलेट होकर आ गया। ब्रांच में तो कोई स्टॉक रिजर्व होता नहीं है, ब्रांच थोड़ी ना किसी को लोडिंग लगा के भेजता है कि उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम लोग का ट्रेडिंग पीरियड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को यहाँ पर जो है बैलेंस शीट को क्लोज करना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में फिनिश गुड्स का भी एक क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा जो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज ये वाला। देखिए टोटल वाला 23,060, क्योंकि बैलेंस शीट में तो हम लोग टोटल वाला लिख रहे हैं ना, या तो दोनों को टोटल करके लिख रहे हैं या टोटल वाला लिख रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल करते हैं, देखो 2,300 प्लस 1,500 प्लस 2,360, ये कितना हो गया 26,860। ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन का क्लोजिंग स्टॉक हो गया इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, जीआईटी एंड फिनिश गुड्स। अब इसमें भी क्योंकि देखो 23,060 जो है वो फिनिश गुड्स जो आया है उसमें ब्रांच का फिनिश गुड्स भी इंक्लूडेड है जिसमें लोडिंग लगा हुआ है, यानी
8060 जो लोडिंग इस पे लगा हुआ है, और ये जो जीआईटी है देखो इस पे भी लोडिंग है, इस पे भी लोडिंग है, ये दोनों लोडिंग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इन दोनों पे लोडिंग कितना है हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 1247, तो 1247 लेस करने से हो जाएगा। स्टॉक रिजर्व माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26860 माइनस 1247, 25613। अच्छा, और इधर नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे होल ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे फाइनल अकाउंट्स में करते हो, तो नेट प्रॉफिट आए 23,956। 73,957 प्लस आउटस्टैंडिंग बोनस का 156 और क्रेडिटर का कुछ 13,000, 87,113, 87,113 इधर भी होना चाहिए, देख लेते हैं। 25,613 प्लस 24,500, 37,000, 87,113। ठीक है, तो दोनों साइड हम लोग का मैच हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें क्वेश्चन में देगा तो हमें जो भी कंसेप्ट है उसका पूरा अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, जैसे जैसे हमें डेटा दिया हुआ था वैसे जस्ट लिख दिया था। हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो हम लोग जो इंटर ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसको हमें टोटल कॉलम में लिखना नहीं है। दूसरा हम लोग को यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट खुद से निकालना पड़ा कितना कितना होगा, क्योंकि लोडिंग वाला क्वेश्चन है, तो लोडिंग को एलिमिनेट कौन करेगा, जो लोडिंग लगा के भेजता है उसी को पता है। यानी कि जैसे कंसाइनमेंट में कंसाइनर लोडिंग को एलिमिनेट कर पाता है, कंसाइनी को थोड़ी ना पता होता है, सेम तरीके से यहाँ पर भी जो लोडिंग एलिमिनेट करेगा वो हेड ऑफिस करेगा, तो हेड ऑफिस ने लोडिंग एलिमिनेट किया, फिर जो नेट प्रॉफिट आए वो कैलकुलेट किया गया और उसको फाइनली यहाँ पर बैलेंस शीट में हम लोगों ने दिखा दिया। ठीक है, तो ये फाइनली ऑर्गेनाइजेशन का जो बैलेंस शीट है वो निकल के आया। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, पहले इनकॉर्पोरेशन का एक क्वेश्चन है वो करते हैं। ये वाला करेंगे। ऑन 31st March 2002 कानपुर ब्रांच सबमिट्स द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस टू इट्स हेड ऑफिस लखनऊ। कानपुर ब्रांच ने अपना ट्रायल बैलेंस अपने हेड ऑफिस जो लखनऊ में है उनको दिया है। अब इसका मतलब ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ब्रांच का है, क्योंकि ब्रांच अगर अपना ट्रायल बैलेंस खुद बनाया होगा तभी वो हेड ऑफिस को दे सकता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच ने अपना जो ट्रायल बैलेंस में डिटेल्स भेजा है वो कुछ ऐसा है। फर्नीचर इक्विपमेंट 18 लाख, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2 लाख, सैलरी 25 लाख, सब इन लाख में है। रेंट, एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, डेटर, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, कैरेज इनवर्ट, क्रेडिट बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, सेल्स हेड ऑफिस। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज बता देते हैं। जैसे कि देखो ये जो दिया हुआ है हेड ऑफिस, ये क्यों बना है ये अकाउंट, क्योंकि ब्रांच हेड ऑफिस के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करता है उसके लिए वो हेड ऑफिस का अकाउंट ओपन जरूर करेगा। क्योंकि मैंने जो इंडिपेंडेंट ब्रांच का तुम लोग को एंट्री करवाया था वहां पर देख सकते हो, ब्रांच का जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है हेड ऑफिस के साथ तो हेड ऑफिस डिपेंड करता है उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, या तो डेबिट होता है या तो क्रेडिट होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है, बोल रहा है स्टॉक ऑन 31st March 2002 was valued at 62 lakh. On 29th March 2002, the head office dispatched goods costing 10 lakh to its branch. Branch did not receive these goods before 1st April. तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को 62 लाख सॉरी ये वाला 10 लाख का स्टॉक ट्रांसफर किया था, लेकिन ब्रांच के पास अभी तक रिसिप्ट नहीं हुआ है, यानी गुड्स इन ट्रांजिट है। ठीक है, एंट्री कौन करेगा अपने बुक्स में, ब्रांच करेगा। तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, जीआईटी टू हेड ऑफिस, कितने से करेगा, 10 लाख से करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 62 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बोला है
ये तो क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है कि कितना है, ठीक है। तो ये ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक दिखता है वैसे। तो ये तो हम लोग का एक बार, अगर हमें देखो यहाँ पर प्रिपेयर करने बोला है फाइनल अकाउंट्स, तो एक बार बैलेंस शीट में जाएगा और एक बार ट्रेडिंग में जाएगा, जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हो। हेंस द फिगर ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस डज नॉट इंक्लूड्स दिस गुड्स, मतलब ऊपर जो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस दिया हुआ है उसमें ये 10 लाख इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल्सो द हेड ऑफिस हैज चार्ज द ब्रांच 1 लाख फॉर सेंट्रलाइज सर्विस फॉर विच द ब्रांच हैज नॉट पास द एंट्री। हेड ऑफिस ने ब्रांच को अपने बुक्स में 1 लाख से क्या कर रखा है, चार्ज कर रखा है। मतलब हेड ऑफिस बोल रहा है मैंने ब्रांच के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा किया है, तो ब्रांच को भी तो उसका एंट्री अपने बुक्स में पास करना चाहिए, जो ब्रांच ने किया नहीं तो अभी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में नीचे देखते हैं ना, ट्रायल बैलेंस के नीचे अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसका एंट्री हुआ नहीं, तो ये सब का बोल भी रहा है एंट्री पास नहीं हुआ है, तो एंट्री पास करने से क्या क्या होगा। ब्रांच हेड ऑफिस तो एंट्री पास कर रखा है, बोल भी दिया है, चार्ज कर रखा है, ब्रांच को करना है। ब्रांच बोलेगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मेरा एक्सपेंस है, हेड ऑफिस ने पे किया है, तो टू हेड ऑफिस करेगा कितने से, 1 लाख से, ठीक है। तो हमें बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, मतलब यही दो एंट्री हमें पास करने से काम हो जाएगा, कि हमें बोला है नेसेसरी एंट्री पास करो ताकि हम लोग ये एडजस्टमेंट जो भी नीचे दिया हुआ है उसको कंप्लीट कर पाए। फिर फाइनल अकाउंट्स करने बोला है ब्रांच का इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के साथ ब्रांच का फाइनल अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। तो वो भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। और एक कुछ पॉइंट दिया हुआ है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू इनकॉर्पोरेट द होल ऑफ द ब्रांच ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो हम बताएंगे ये कैसे होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने एक बार भी नहीं किया है कभी भी, इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री जो है वो कर लेते हैं। एंट्री मतलब हम ये वाला बोल रहे हैं, पास जर्नल एंट्री, पॉइंट नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच के बुक्स में ही दोनों एंट्री हो रहा है। पहला एंट्री गुड्स इन ट्रांजिट का था, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 10 लाख। ये इन लाख, पूरा का पूरा डेटा इन लाख, इसमें नरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। बी गुड्स इन ट्रांजिट एंड नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच। अच्छा, सेकंड वाले में एक्सपेंसेस वाला एंट्री था, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 1 लाख, being expenses paid by head office not recorded earlier, now recorded, अभी रिकॉर्ड हो रहा है। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कर लिया कि जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है वो हमें दिखाना है, तो एडजस्टमेंट एंट्री एडिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है, हम लोगों ने एंट्री कर दिया। अब फाइनल अकाउंट्स बना के देना है ब्रांच का, ठीक है। तो बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स का, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। बैलेंस शीट as on 31st of March 2000।
अब देखते हैं, एकदम ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स लिखते हैं, सबसे पहले मिला फर्नीचर इक्विपमेंट, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर एंड इक्विपमेंट इन लैख, ये ऊपर लिख देते हैं और ये अमाउंट कर देते हैं, इन लैख में है पूरा का पूरा बैलेंस 18। अच्छा, उसके बाद बोला है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसका एंट्री हो चुका है, जो कि डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है। एक तो होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, इसका मतलब एक्चुअली फिक्स्ड एसेट 20 लाख का था, उसमें से 2 लाख डेप्रिसिएशन माइनस करके वो 18 लाख दिख रहा है। मतलब बैलेंस शीट में तो हमें इसे दिखाना नहीं है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसे हम लोग एक ही जगह पे दिखाते, तो ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा, पीएल में दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फिर बोला है सैलरी, तो सैलरी भी हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज 25 लाख। अच्छा, सैलरी के बाद रेंट, टू रेंट 10 लाख, टू एडवर्टाइजमेंट 6 लाख। टेलीफोन पोस्टेज स्टेशनरी 3 लाख, सेंट्री ऑफिस 1 लाख। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 5 लाख। स्टॉक बोला है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है डेट के अकॉर्डिंग, तो ये ट्रेडिंग में चला जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 60 लाख, ये भी इन लाख में है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के बाद है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब ये परचेज की तरह ट्रीट होगा। हम लोगों ने मार्केट से परचेज नहीं किया है ब्रांच ने, क्योंकि उसको हेड ऑफिस गुड्स भेजता है, तो टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। ये इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इन ट्रांजिट वाला भी है, उसका हम बताते हैं कैसे एडजस्टमेंट होगा, 288। अच्छा, फिर उसके बाद डेटर, डेटर हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा 20 लाख, तो डेटर बैलेंस शीट में जाएगा, कैश जो है वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर 20 लाख, कैश एट बैंक एंड इन हैंड 8 लाख। 8 लाख, कैरेज इनवर्ड 7 लाख। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, तो यहाँ थोड़ा जगह रखना है एडजस्टमेंट लिखने के लिए, नीचे साइड लिखते हैं टू कैरेज इनवर्ड 7 लाख। कैरेज इनवर्ड हो गया। इसके बाद क्रेडिट बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग को कहाँ दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है। तो नॉर्मली अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है तो दो जगह पोस्ट होता है, ऑलरेडी इसका एंट्री हो गया है, मतलब एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें कहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में दिख रहा है, ये लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये लाइबिलिटी होता है तो ये यहाँ पर आएगा। जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है तो हम लोगों ने उसको पीएल में चार्ज किया। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया, जैसे हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं ना, वैसा ही इसे इमेजिन करना है। तो ये परचेज रिटर्न की तरह हो गया, तो जैसे परचेज से परचेज रिटर्न, क्योंकि ये परचेज है मार्केट से नहीं करके अपने हेड ऑफिस से है, तो लेस कर देंगे रिटर्न टू हेड ऑफिस।
5 लाख, ठीक है, रिटर्न टू हेड ऑफिस 5 लाख। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्रेडिट बैलेंस का, सेल्स 360 लाख, तो बाई सेल्स 360 लाख। अच्छा, इसके बाद बोला है हेड ऑफिस, तो ये हेड ऑफिस को हमें कहाँ लिखना है, ये हेड ऑफिस हम लोग का क्रेडिट साइड में, ये लाइबिलिटी चला जाएगा। मतलब इसको कैसे मतलब सोचना कैसे है कि ये कैसा अकाउंट है। जैसे मैंने बोला कि जो हेड ऑफिस को रिटर्न हो रहा है उसे परचेज रिटर्न की तरह सोचो, तो हेड ऑफिस का अकाउंट इसको तुम लोग कैपिटल की तरह सोच सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हेड ऑफिस, ये हो गया मेरा 80 लाख, क्योंकि देखो ये क्रेडिट साइड है, मतलब बेसिकली मुझे हेड ऑफिस को ये अमाउंट पे करना है। कौन सोच रहा है, ब्रांच सोच रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक ट्रेडिंग में जाएगा, एक हम लोग के बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक 62, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 62 लाख हो गया। यहां पर भी लिखना पड़ेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 62 लाख, ठीक है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन था उसका तो हम लोगों ने एंट्री भी किया है, यहां से देख सकते हैं। पहला एंट्री है गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो एक तो एंट्री हमें ये बता रहा है कि हमें हेड ऑफिस को और भी क्रेडिट करना है, जो हम लोगों ने नहीं किया है। हेड ऑफिस को कितने से क्रेडिट करना है, 10 लाख से। तो यहाँ पर हेड ऑफिस जो अकाउंट लिखा है इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, बिकॉज गुड्स इन ट्रांजिट के वजह से हो रहा है। तो लैंग्वेज क्या होगा, जीआईटी की वजह से 10 लाख से हेड ऑफिस क्रेडिट, लेकिन एंट्री दो जगह पे होगा। तो जीआईटी कहाँ जाएगा, जीआईटी जो है 10 लाख वो हमारा और कहाँ जाएगा, देखो पहला बात है कि गुड्स इन ट्रांजिट में है, तो वो अभी तक हमारे पास आके नहीं पहुंचा है, लेकिन जब आज नहीं तो कल तो आके पहुंचेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, पहला बात तो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास जो स्टॉक टोटल बनेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास और भी 10 लाख का स्टॉक आने वाला है, ठीक है। और ये स्टॉक क्योंकि हम लोग बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि फिजिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसे मुझे क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, बाई जीआईटी बोल के, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक तो है, एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तुम लोग इसको दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हो, इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट, या फिर डायरेक्टली बाय जीआईटी भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कि हम लोग का स्टॉक जो है ये सिर्फ 280 नहीं है, 288 नहीं है, हम लोग का 288 में 10 भी एडेड होगा और 5 रिटर्न हुआ है। तो अब जो रिटर्न हुआ है ना वो 288 से ही हुआ है, क्योंकि जो आके पहुंचा ही नहीं उससे तो रिटर्न नहीं हो सकता। ये देखो 288 से 5 रिटर्न हुआ है, मतलब हम लोग के पास फिजिकली 283 लाख का स्टॉक था सेल करने के लिए। और जीआईटी जो है वो हम लोग ऐड कर दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल तो हमारे पास आके ये स्टॉक पहुंचने ही वाला है। और क्योंकि ये स्टॉक हमारे पास फिजिकली है नहीं तो बेच तो नहीं सकते, बेचा नहीं, कॉस्ट इनकट किया तो फिर उसको दिखाएंगे कैसे, क्योंकि कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ मैच करना होता है। तो फिर यहाँ पर तो हमें उतना ही रेवेन्यू दिखेगा ना जितने का सेल किया, और बाकी जो सेल नहीं हुआ वो या तो क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, ठीक है। और जो जीआईटी था वो जीआईटी के रूप में यहाँ दिखेगा, या तो ऐसे लिख सकते हो या 72 लिख के ब्रैकेट में इंक्लूडिंग जीआईटी बोल के भी लिखा जा सकता है। सेम तरीके से ये एक्सपेंस वाला, ये एक्सपेंस हम लोगों को पे करना चाहिए था, जो कि हेड ऑफिस हमारे लिए किया है, हम लोगों ने एंट्री किया नहीं है, तो फिर पीए में इसका इम्पैक्ट जाएगा। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल के 1 लाख, 1 था कि कितना था, हाँ 1 लाख था, और हेड ऑफिस को 1 लाख से क्रेडिट करना एक्सपेंस बोल के 1, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअली जो है ब्रांच को पता ही नहीं था, उसका एंट्री नहीं किया, इसको ऐसा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, टू हेड ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर सेंट्रलाइज्ड सर्विस। सेंट्रलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांचेस के बिहाफ में पे किया है, जो जिसका एंट्री हम लोगों ने किया नहीं है, ठीक है। तो अभी एंट्री कर दी है। अच्छा, और ये जो जीआईटी था ना, इसका देखो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कितना है, टोटल 72 लाख इंक्लूडिंग जीआईटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्लोजिंग स्टॉक 72 लाख दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जितना क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग में होता है सेम उतना ही बैलेंस शीट में होता है। तो यहाँ पर हम लोग जीआईटी वाला भी दिखाएंगे, कितना हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। अच्छा, अब ये सबको टोटल करने से हमें पता चलेगा फाइनल अकाउंट हमारा मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ सबसे पहले 288 में से 5 चला गया, 283 प्लस 10 293 हो जाएगा ये वाला, ठीक है 293। और यहाँ पर 432 लाख
-60 -293 और -7 72 ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ये हम प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग के पास सेल करने के लिए 60 लाख था, फिर हम लोगों ने 288 परचेस किया, तो हमारे पास टोटल अवेलेबल कितना होगा ये देखो, 60 + 288 टोटल अवेलेबल होगा 348। लेकिन उसमें से हम लोगों ने 5 लाख का जो है रिटर्न कर दिया, मतलब हमारे पास 343 लाख का स्टॉक है और उसका वैल्यू 7 रुपीज से बढ़ाना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 7 रुपीज का कैरेज पे किया है, तो 7 रुपीज ऐड करने से एक्चुअली हमारे पास स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल है 350 लाख। ठीक है, अब उसमें से हम लोगों ने 72 प्रॉफिट कमा के स्टॉक बेचा है, बाकी मेरा क्लोजिंग स्टॉक में है। ठीक है, तो मैंने अभी जीआईटी नहीं दिखाया क्योंकि दोनों साइड 10-10 है। ठीक है, मेरे पास बेचने के लिए तो जीआईटी वाला अवेलेबल नहीं है, वो रास्ते में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक इसमें से 62 ही बचा है। तो कितना सेल हो गया हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से 62 हटा दो, फिर हमें दिख जाएगा कितना सेल हुआ है, 288 लाख का सेल हुआ है। अच्छा, अब ये कैसे प्रूफ किया जाएगा? सिंपल सा बात है, जो सेल वैल्यू है वो 360 है, बेच के 72 का प्रॉफिट है, माइनस करके देखो कॉस्ट आ गया 288 लाख। मतलब हम लोगों ने 288 लाख का ही स्टॉक को 72 लाख प्रॉफिट लगा के 360 लाख में बेचा था। ऐसे हम लोग देख सकते हैं। और 10 लाख का जीआईटी है, वो एज इट इज 10 लाख जो है हमारा ट्रेडिंग में जी क्लोजिंग स्टॉक बोल के दिख रहा है, जीआईटी बोल के। ठीक है, तो ये जीपी हम लोग का यहाँ ब्रॉट डाउन हो जाएगा 72 लाख। अच्छा, अब इसको ऐड करते हैं टू नेट प्रॉफिट। (27 + 16 + 5) 48 - 72 24 लाख। 24 लाख नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ ऐड भी कर सकते हैं, या फिर चाहो तो नीचे भी लिख देते हैं। यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 24 लाख। और हेड ऑफिस का हम लोग का टोटल अमाउंट आता है 91 लाख। ठीक है, अब ये ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड सेम होना चाहिए। 118 और इधर भी 118 आना चाहिए। देखते हैं, 8 + 2 10, 10 + 8 18, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 2 4, 4 6 10, 10 + 1 11, 118। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट से बन गया। जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट 11 12 में बनाते थे वैसा ही है, बस कुछ ब्रांच का टॉपिक यहाँ पर था। फिर लास्ट जो बोला है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू इनकॉर्पोरेट द होल ब्रांच ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या है? हमें ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस के बुक्स में इनकॉर्पोरेट करवाना है। अब ये इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि एक्चुअली देखो, जब ईयर एंड होगा तो हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस एक इनकॉर्पोरेशन एंट्री पास करवाता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा ब्रांच, जितने सारे ब्रांच है, सबका फाइनल अकाउंट्स अपने बुक्स में ऐड ऑन करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला है? ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हमें क्या एंट्री पास करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पर हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। देखो हम बताते हैं। सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करना है, तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम है सभी चीज को हमें इनकॉर्पोरेट करना है। तो उससे हम लोगों ने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स बना लिया है, तो वहां से देख के हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। हम दिखाते हैं, एक दिखाएंगे तो समझ में आएगा कैसे करना है। पॉइंट नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेशन एंट्री। मतलब बेसिकली हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच का एसेट मेरा, ब्रांच का लाइबिलिटी मेरा, ब्रांच का प्रॉफिट मेरा, ब्रांच का ट्रेडिंग एलिमेंट मेरा। तो ये चीज जो है हेड ऑफिस जब इस तरीके से सोच के एंट्री पास करता है, उसी को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एंट्री। सबसे पहले ट्रेडिंग को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग में क्या क्या है। ट्रेडिंग का डेबिट साइड देखेंगे, क्रेडिट साइड। देखो ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक डेबिट हुआ था, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट हुआ था। ठीक है,
अच्छा, जीआईटी डेबिट हुआ था, कैरेज इनवर्ड डेबिट हुआ था। प्रॉफिट को एक बार बाद में देखते हैं, वो तो कैलकुलेट करके आया है। और ये 5 तुम लोग सोच रहे हो मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो माइनस हुआ है। वो एक्चुअली क्रेडिट साइड भी लिखते तो भी सेम आंसर आता, तो डेबिट जो भी हुआ है वो आइटम हम लोग पहले लिखेंगे। अच्छा, ये सबका एडिशन करने से कितना आएगा, 60 प्लस 288 प्लस 10 प्लस 7, ठीक है। तो टोटल 365 लाख का जो है ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट इनकॉर्पोरेट होगा। तो हम लोग को कैसे लिखना है, ऐसे, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, क्या क्या डेटा हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया, 60 लाख का ओपनिंग स्टॉक, 288 लाख का गुड्स रिसीव जो हुआ था, 10 लाख का गुड्स इन ट्रांजिट और 7 लाख का कैरेज इनवर्ड। टोटल 365 लाख का हम लोगों ने ब्रांच ट्रेडिंग को इनकॉर्पोरेट किया है। चाहो तो तुम लोग इंडिविजुअली नाम लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअली नाम लिख के भी किया जा सकता है। इंडिविजुअली नाम लिखने का मतलब जैसे ओपनिंग स्टॉक डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट, सॉरी गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट, फिर ये वाला जो है जीआईटी डेबिट, उसके बाद कैरेज इनवर्ड डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है सेकंड वाला एंट्री देखो। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड वाले केस में हम लोग क्रेडिट आइटम को लेंगे। क्रेडिट में सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, और फिर यहाँ पर सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहाँ पर जीआईटी, और इधर से ये क्रेडिट रिटर्न वाला, ये चार चीज। अब चार चीज का कितना आता है देखते हैं। अमाउंट 72 प्लस 360 प्लस 5, क्योंकि 5 उधर है तो प्लस होगा, ठीक है। 437, तो ये भी लिखेंगे। तो इसका एंट्री कैसे लिखेंगे, अब ये सारे क्रेडिट है तो ये अभी हम लोग का ऐसे हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ब्रांच ट्रेडिंग, टू ब्रांच ट्रेडिंग। ब्रांच ट्रेडिंग जो भी एलिमेंट से डेबिट हुआ, ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट, टू में ब्रांच क्रेडिट करना है, और ब्रांच ट्रेडिंग जब क्रेडिट हो रहा है तो ब्रांच अकाउंट को डेबिट करना है। उसमें क्या क्या आइटम आ गया, एक तो हम लोग का आया 360 सेल का, और 60 क्लोजिंग स्टॉक, 10 लाख गुड्स इन ट्रांजिट, 5 लाख जो है रिटर्न, ठीक है, 5 लाख जो है रिटर्न, तो 437 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये दोनों को एडजस्ट करके हमारा प्रॉफिट आया। जैसे कि देखो तुम लोग यहाँ पर भी चेक करके देख सकते हो, देखो ब्रांच 365 से क्रेडिट हुआ और 437 से डेबिट हुआ, मतलब नेट एंट्री हम लोग का डेबिट आएगा कितना, 72 डेबिट, ठीक है। नेट एंट्री हम लोग का 72 डेबिट हो गया, तो यही हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट था। उसको कैसे लिखना है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कैसे दिख रहा है वैसे ही लिख दो, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएल बोल के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ट्रांसफर टू पीएल होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट हुआ है, जो भी आइटम से ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट होता है उससे डेबिट, जो क्रेडिट होता है उससे क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 437 और 365 का डिफरेंस कितना आ गया, 72 लाख, टू हो जाएगा ब्रांच पीएल। एक्चुअली हम लोग इसको डायरेक्ट जीपी लिखते हैं। अगर तुम लोग एक बार याद करोगे बचपन में, ये वाला चीज कैसे लिखना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच पीएल, ऐसे ही तो लिखते हैं ना। तो एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू ब्रांच पीएल हाइफन देके ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम लोग का कौन से अकाउंट में जाएगा, ब्रांच पीएल अकाउंट में जाता है। तभी तो हम लोग ट्रांसफर जब करते हैं इसे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बोल के इधर लिखते हैं। एक्चुअली ये है बाई, ये तो देखो ना, फिर क्रॉस पोस्टिंग होने से ये तो बाई ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल हाइफन ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो वही क्लैरिटी की वजह से यहाँ पर हमें इसको टू ब्रांच पीएल लिखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट लिखने का जरूरत नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट का ही अमाउंट है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पीएल का सारा डेटा लेंगे। तो पीएल का डेबिट आइटम लेंगे, जितने भी पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन ये सब ऐड करने से जितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, 72 से 24 लेस करने से पता चलेगा कितना आएगा, क्योंकि टोटल 72 है, उसमें से 24 जो नेट प्रॉफिट है 48 लाख होगा, ठीक है। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे, टोटल 48 लाख का एंट्री लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसमें क्या क्या था देखो, 22 25 10 6 3
225 10 6 3 225 10 6 3 और 2 बार 1 लाख था, ठीक है। तो टोटल हो गया 48। टू ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट हुआ है, 2 हो जाएगा ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो इसको लिखना काफी आसान है। जब भी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, टू कैरेज इनवर्ड, टू जीआईटी, ठीक है। ऐसे नहीं लिख के डायरेक्टली टू ब्रांच बोल के भी लिखा जा सकता है। जब ये सब डेबिट होगा, सेल्स डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, जीआईटी डेबिट, रिटर्न डेबिट, टू ब्रांच ट्रेडिंग, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ब्रांच अकाउंट बोल के टू ब्रांच ट्रेडिंग। फिर सेम तरीके से पीएल का बैलेंस निकाला और पीएल अकाउंट में जो भी डेबिट हुआ उसको इस तरीके से लिखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ब्रांच पीएल में देखना है इधर क्या है। इधर बस ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑलरेडी हम लोग 72 इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। हम लोग को ये 24 को दिखाना है, ठीक है। तो 24 को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसा एंट्री बना हुआ है ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल लिखना है, ठीक है। ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल, यहाँ पर लिख देंगे ब्रांच पीएल, क्योंकि वो भी डेबिट आइटम है। जैसे ये सब डेबिट साइड था, ये भी डेबिट आइटम है, टू पीएल, ठीक है। इसको पीएल लिखेंगे, ब्रांच पीएल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट हेड ऑफिस अपने बुक्स में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये ब्रांच का पीएल है, मतलब ये ब्रांच पीएल में जाना चाहिए 72, ये 24 ब्रांच के पीएल में और क्या जाएगा, ये तो डायरेक्टली जो है फाइनल ऑर्गेनाइजेशन में जाके बुक हो जाएगा, इसीलिए इसको टू पीएल लिखना पड़ता है। ये हो गया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल। इसका हम नरेशन लिखवा देते हैं, देखो ये क्या है, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल है, इसीलिए इसको सिर्फ टू पीएल लिखते हैं। यहाँ जगह नहीं होगा, हम लिख देते चलो, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल। जनरल पीएल मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पीएल में ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, बैलेंस शीट को भी इनकॉर्पोरेट। हमें तो ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट करने बोला है, तो ट्रायल बैलेंस से हम लोगों ने ट्रेडिंग बनाया उसको इनकॉर्पोरेट किया, पीएल बनाया उसको इनकॉर्पोरेट किया। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट में हम लोग कैसे लिखे, बैलेंस शीट अकाउंट डेबिट ऐसे तो लिखा नहीं जाता है, तो हम लोग इंडिविजुअल नाम इसमें जरूर लिखेंगे। चाहो तो तुम लोग भी इसमें इंडिविजुअल नाम लिख सकते हो, या फिर ऐसे मतलब समरी करके भी लिख सकते हो। लेकिन अगर इंडिविजुअल जो मतलब बैलेंस शीट वाला है उसमें इंडिविजुअल लिखने से ही बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, तो यहाँ पर जितने भी एसेट है, फर्नीचर डेबिट, डेटर डेबिट, ठीक है, कैश डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, जीआईटी डेबिट, मतलब 18 और फिर 28 62 और ये 10, ये पूरा 118 को मुझे इनकॉर्पोरेट करके दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच जीआईटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब बैलेंस जो है देख देख के लिखते हैं, मतलब वैल्यू। फर्नीचर है 18 लाख, ठीक है। फिर डेटर है 20, कैश है 18 लाख, कैश था, इधर से देखते हैं, भूल जा रहे, कैश है 8, फर्नीचर लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर 18 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का 62, और यहाँ पर 10 गुड्स इन ट्रांजिट, 2 हो जाएगा ब्रांच। अगर किसी भी आइटम से डेबिट होता है तो ब्रांच क्रेडिट होगा, और अगर क्रेडिट होता है तो ब्रांच डेबिट होगा। जैसे इसके बाद लाइबिलिटी वाला है, तो लाइबिलिटी वाले का एंट्री हमें लिखना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी का एंट्री कैसे होगा, 7th नंबर में देखो, लाइबिलिटी में हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। इन नेट प्रॉफिट जो है, ये जो नेट प्रॉफिट है ये ऑलरेडी हम लोग इनकॉर्पोरेट करवा चुके हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये वाला हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाला है, इसको कैसे करके लिखना पड़ेगा। ब्रांच आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, तो टू आउटस्टैंडिंग ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 3 लाख। और यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच अकाउंट
डेबिट कितना हो जाएगा 3 लाख। ये वाला एंट्री लास्ट, और हमें करना नहीं। अब तुम लोग सोचोगे कि इधर में हम लोगों ने सारा एंट्री लिया, इधर 24 इसीलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 24 को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। कब? जब हम लोग यहाँ पर जीपी कैलकुलेट किए फिर पीएल लगाए, तब हम लोगों ने यहाँ पर देखो 24 ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, इसीलिए ये 24 को इनकॉर्पोरेट करना नहीं पड़ेगा। इधर का सारा इनकॉर्पोरेट हो चुका है, ये दोबारा से इनकॉर्पोरेट नहीं करना पड़ेगा। और ये जो 3 है इसको हम लोग इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। ये 91 को इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट खुद ब खुद हो जाता है जैसे जब भी हम लोग हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच को, क्योंकि देखो जीआईटी हेड ऑफिस एक्सपेंस ये ऑलरेडी हम लोग एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो हेड ऑफिस 80 से हमें यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट दिख रहा है ना, तो वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि हेड ऑफिस से हम लोगों ने स्टॉक वगैरह लिया है, रिटर्न किया है, उसका बैलेंस है, ठीक है। तो ये जो 91 का बैलेंस आया है ना हम लोग का, ये ऑलरेडी ये सारे अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अगर तुम लोग ब्रांच का टोटल करोगे ना, देखो हम बताते हैं, ब्रांच यहाँ पर 365 से क्रेडिट हुआ है, हम समझाते हैं कैसे 91 इनकॉर्पोरेट हो जाता है। फिर यहाँ पर देखो ब्रांच जो है 437 से डेबिट हुआ है। फिर यहाँ पर ब्रांच जो है 72, ये पीएल है, ठीक है, ये दोनों का पीएल है, तो ये ब्रांच पीएल है। हम लोग सिर्फ ब्रांच अकाउंट देखते हैं। 48 से हम लोग का यहाँ पर फिर से हुआ है क्रेडिट, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 118 से फिर से हुआ है क्रेडिट, इसको एडजस्ट करते हैं। अच्छा, 3 से हमारा डेबिट हुआ है, अब चेक करते हैं, देखो कितना आएगा। डेबिट क्रेडिट को एडजस्ट करके देखो, 3 डेबिट 437 डेबिट, तो टोटल हो गया 440 डेबिट। और क्रेडिट चेक कर, 365 और 48 और 118, 531 से क्रेडिट, ठीक है। अब ये दोनों को नेट करो, 531 माइनस 440, ठीक है। तो 91 क्या आ गया? 91 मेरा क्रेडिट आ गया, क्योंकि क्रेडिट वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। ये कैसे आया? देखो ये हम लोग का ब्रांच का बैलेंस आया, ये हम लोग का ब्रांच का बैलेंस आया, ठीक है। जो हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन एंट्री किया 91 क्रेडिट, और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस भी 91 से ही क्रेडिट है, ठीक है, 91 से ही क्रेडिट है। अब ये एंट्री क्यों नहीं किया? क्योंकि जब जब हम लोगों ने टू ब्रांच डेबिट, टू ब्रांच डेबिट लिखा है, तो ऑलरेडी वो 91 क्रेडिट दिख रहा है। तो हम लोगों को अगर लिखना ही है तो हमें ये ब्रांच 91 डेबिट टू हेड ऑफिस, अब हेड ऑफिस अपने बुक्स में अपना नाम थोड़ी ना लिखेगा, यहाँ पर तो हेड ऑफिस बोल के है ना ये पूरा टोटल, तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में अपना नाम थोड़ी ना लिखेगा, क्योंकि ये एंट्री तो हेड ऑफिस कर रहा है। तो हेड ऑफिस बोलेगा मेरा टोटल करके 91 क्रेडिट आना चाहिए ब्रांच का, तो वो तो आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये अकाउंट को और इनकॉर्पोरेट नहीं करना होता है, ठीक है। और ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो इसीलिए नहीं करना पड़ता है। बाकी सारे आइटम्स को हम लोग इंडिविजुअली इनकॉर्पोरेट करेंगे। इंडिविजुअली भी कर सकते हो बाय नेम, या फिर डायरेक्टली ट्रेडिंग या पीएल बोल के भी लिख सकते हो, ट्रेडिंग आइटम पीएल आइटम को। तो देख जैसे मैंने यहाँ दिखाया ट्रेडिंग आइटम को, पीएल आइटम को, और जो मेरा बैलेंस शीट आइटम था उसको मैंने बाय नेम यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो अब आई थिंक कि समझ में आया होगा। देखो कि तुम लोग को ये क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया हुआ, ये सब तो लिख ही दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया, इसको क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब भी हम लोग ब्रांच डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं तो ऑलरेडी हेड ऑफिस के बुक्स में सेम अमाउंट में, क्योंकि ये तो रिकंसाइल करके 90 बनाए ना, सेम उतना ही 91 से यहाँ पर इनका जैसे क्रेडिट दिख रहा है, उनके भी वहां पर 91 से ही हम लोग का क्रेडिट दिखेगा, क्योंकि ये तो ब्रांच के बुक्स में ही है ना 91, तो हम लोग का तो वो 91 आ ही जा रहा है, तो इसको अलग से इनकॉर्पोरेट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि बैलेंस हमारा 91 निकल के आ ही रहा है कि हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट कितना दिख रहा है 91 करके, ठीक है। तो वो अमाउंट को भी इनकॉर्पोरेट करना जरूरी नहीं होता। और वैसे भी और एक तरीके से भी समझ सकते हो, ये तो हेड ऑफिस का बैलेंस है, तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में अपना बैलेंस थोड़ी ना लिखेगा, नहीं लिखेगा। अच्छा, अब ये वाला एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसके साथ देखो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गया, और बाकी तीनों पॉइंट जो है वो भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कौन सा करेंगे? इलास्ट्रेशन 14 करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मेसर्स
रामचंद एंड कंपनी हैदराबाद हैज ए ब्रांच इन दिल्ली, दिल्ली में इनका ब्रांच है। द दिल्ली ब्रांच डील्स नॉट ओनली इन द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस बट ऑल्सो बाय सम ऑक्सिलरी गुड्स एंड डील्स इन देम। तो ये लोग बाहर से भी कुछ स्टॉक खरीदते हैं, मतलब ब्रांच जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस से कुछ परचेस करता है, मतलब हेड ऑफिस से लेता है ऐसा नहीं है, वो बाहर से भी स्टॉक परचेस करके बेचता है। दे हाउएवर डू नॉट प्रिपेयर एनी पीएल अकाउंट बट क्लोजेस ऑल अकाउंट्स टू head office at the end of the year and open them afresh on the basis of advice from their head office। बोल रहा है कि ये लोग कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए हैं, पीएल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए हैं, बट क्लोज ऑल अकाउंट्स, लेकिन सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं हेड ऑफिस बोल के, ठीक है, हेड टू द हेड ऑफिस, मतलब बेसिकली जर्नल एंट्री करते हैं लेकिन पीएल वगैरह नहीं करते, तभी तो अकाउंट बनता है। लेजर पोस्टिंग भी करते हैं और हेड ऑफिस को दे देते हैं, और अगर हेड ऑफिस बोले कि वो सारे अकाउंट को ओपन करो तो ये ओपन भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो, ठीक है, लेकिन पीएल नहीं बनाया है कभी भी इन्होंने। द फिक्स्ड एसेट अकाउंट्स आर आल्सो मेंटेन एट द हेड ऑफिस, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करता है। द गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस टू गिव अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल प्राइस। बोल रहा है कि हेड ऑफिस जो भी स्टॉक अपने ब्रांच को भेज रहा है उसमें वो प्रॉफिट कैसे कमाता है, सेल प्राइस, जो भी सेल प्राइस वो लगाता है उस पे 20%। द गुड्स सेल फ्रॉम द ब्रांच टू हेड ऑफिस आर एट कॉस्ट, और जो भी गुड्स जो है ब्रांच से हेड ऑफिस में जाता है वो कॉस्ट में जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बनाएगा और जो है एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हैदराबाद, हैदराबाद में हेड ऑफिस है, ये देखो हैदराबाद में, ठीक है, और ब्रांच दिल्ली में है जिसका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हमें उनका ट्रेडिंग पीएल बनाना है। तो प्रिपेयर क्या करने वाले हैं, दिल्ली ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, शायद यही डेट था। हाँ ये देखो, तभी का ट्रायल बैलेंस। सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बोला है, अभी हमें बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, ठीक है, तो नहीं बनाएंगे। और एक हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाने बोला है, ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है, ये दोनों चीज हमें प्रिपेयर करने बोला है। अच्छा कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम लोग ट्रायल बैलेंस देख के डेटा पुट करेंगे। हेड ऑफिस ओपनिंग बैलेंस 1/1/2001 15,000 बोल रहा है। हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 15,000। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 50,000, ठीक है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ये दिखा रहा है 50,000, परचेज 20,000, मतलब जो मार्केट से ये लोग परचेज करते हैं, क्योंकि ये लोग दोनों तरीके का पर स्टॉक ट्रांसफर लेते हैं, एक तो हेड ऑफिस से लेते हैं, एक बाहर से भी परचेज करते हैं। अच्छा ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस सप्लाइड गुड्स एट इनवॉइस प्राइस, ये ओपनिंग स्टॉक किस चीज का है, स्टॉक का है, ठीक है। ये स्टॉक जो है हेड ऑफिस सप्लाई करता है जो गुड्स, उसका ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ ये इनवॉइस प्राइस पे दिख रहा है, मतलब इस पे लोडिंग लगा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ अदर गुड्स, मतलब मार्केट से जो गुड्स खरीदते, क्योंकि क्वेश्चन हमें पहले ही बताया था कि ये सिर्फ हेड ऑफिस से ट्रांसफर नहीं लेते हैं, अलग सप्लायर से भी स्टॉक लेते हैं, जो जिसमें से बचा हुआ है 500। फिर सैलरी और उसके बाद रेंट, ऑफिस एक्सपेंडिचर, कैश ऑन हैंड। तो अगर देखोगे तो ये जो है ये ऑफिस एक्सपेंडिचर, रेंट, सैलरी, ये सब हम लोग का पीएल का आइटम है, पीएल में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक फॉर हेड ऑफिस और ओपनिंग स्टॉक जो आउटसाइडर, ये हम लोग का ट्रेडिंग का पार्ट चला जाएगा, ठीक है। परचेज भी हम लोग का ट्रेडिंग में चला जाएगा। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ये भी हम लोग का ट्रेडिंग में चला जाएगा। हेड ऑफिस का ओपनिंग बैलेंस मतलब ब्रांच के बुक्स में जो हेड ऑफिस का अकाउंट ओपन होता है उसका ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 15,000। ये तो हम लोग को नॉर्मली कहाँ दिखाना चाहिए, हम लोग का बैलेंस शीट में जाता है। जैसे अभी अभी तुम लोगों ने क्वेश्चन देखा ना, देखो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया वहां पर भी तो यहाँ दिखाया था ना, वैसे ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन हमें बैलेंस शीट बोला नहीं है तो हम लोग उसको यहाँ पर ट्रीट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बोला ही नहीं बैलेंस शीट दिखाओ।
सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा गुड्स टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को गुड्स दे दिया गया है, ठीक है, ब्रांच के तरफ से 3000। हेड ऑफिस का करेंट अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पर दिया हुआ है 3000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दिया है कैश एट बैंक, बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर भी बैलेंस शीट में जाएगा। ब्रांच बैलेंस एज ऑन 1 Jan बोल रहा है, फर्नीचर का, डेटर का, कैश का, क्रेडिटर का, ये सब बैलेंस शीट का आइटम है जो कि बनाने बोला ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 3000, ये हमें जरूरत पड़ेगा कि ब्रांच के पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है फिनिश गुड्स का, जो हेड ऑफिस से ट्रांसफर होकर आता है, वो 3000। अब इस पे लोडिंग लगा हुआ है। एंड दैट ऑफ परचेज गुड्स, और जो मार्केट से परचेज करता है वो 1000 का है। डेप्रिसिएशन 10% करके लगना चाहिए। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बनाने बोला है, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, ठीक है। हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग पीएल के आइटम को एक एक करके चूज करेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का डेटा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। कितना है ओपनिंग स्टॉक जो है, हेड ऑफिस से जो लिया है वो 4000, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में ना हेड ऑफिस लिख देते हैं। हेड ऑफिस से ट्रांसफर लिए गए स्टॉक है 4000। अब हेड ऑफिस अपने बुक्स में ये अकाउंट बना रहा है, उसको पता है कि इसमें लोडिंग है, तो वो लोडिंग को एलिमिनेट करेगा ताकि उसे ट्रू प्रॉफिट पता चले। वो लोडिंग को कैसे एलिमिनेट करेगा, उसने देखा कि ब्रांच के पास जो स्टॉक है वो 4000 का है, और ब्रांच को जो वो स्टॉक ट्रांसफर करता है उसमें कितना प्रॉफिट लगाता है, ये देखो बोल दिया है द गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस होता है उस पे 20% प्रॉफिट लगा के सेल प्राइस डिसाइड किया गया है। तो ये जो प्राइस है ये हेड ऑफिस का सेल प्राइस है टूवर्ड्स ब्रांच, ठीक है। तो इसमें लोडिंग कितना लगेगा, लगा हुआ है एट द रेट ऑफ 20%, क्योंकि 20% ऑफ सेलिंग प्राइस बोला है। तो ये तो सेलिंग प्राइस ही है हेड ऑफिस का ब्रांच के लिए। तो फिर यहाँ पर 20% यानी कि 800 एलिमिनेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो गुड्स पड़ा हुआ है ओपनिंग स्टॉक में उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस हुआ, फिर ओपनिंग स्टॉक अदर्स होगा। अदर्स मतलब दूसरे बाहर वालों से लिए गए ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, जो कि हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर 500। वो मुझे पूरा आउटर में लिखना चाहिए, क्योंकि जब सप्लायर से लेते हैं हमें क्या पता उन्होंने क्या लोडिंग लगाया, हमारे लिए तो यही कॉस्ट है। अब जब हेड ऑफिस भेजा है तो उसको पता था कि मैंने 3200 का चीज 4000 में भेजा हुआ है, तो उसने 800 एलिमिनेट कर दिया। ये ब्रांच कभी एलिमिनेट नहीं कर सकता है, ये हेड ऑफिस कर सकता है, क्योंकि हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बना रहा है, तो ही हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद परचेज है 20,000 और गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। ये फिर से इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हेड ऑफिस को पता है कि एक्चुअली 50,000 का है नहीं स्टॉक, उसमें तो मैंने लोडिंग लगाया था, तो लोडिंग को एलिमिनेट कर देगा। लोडिंग कितना है एट द रेट ऑफ 20%, 20% का यानी 10,000, ठीक है। तो 10,000 एलिमिनेट करने से कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट से भी परचेज करता है ये लोग, तो टू परचेज, इस पे कोई लोडिंग नहीं है, मतलब है भी तो हमें क्या पता क्या लोडिंग है, ठीक है। हेड ऑफिस को थोड़ी ना पता है, ब्रांच जो सप्लायर से लिया है उन्होंने अपना प्रॉफिट लगाया, इसका बारे में किसी को नहीं पता एक्सेप्ट वो सप्लायर। तो परचेज मार्केट से जो हुआ है वही कॉस्ट है, इसमें कोई भी प्रॉफिट हमें नहीं पता कितना है, 20,000। अच्छा, अब गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस लिख लिया, परचेज ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अच्छा सैलरी लिखना है 7,000, तो यहाँ पर लिखते हैं सैलरी 7,000। अच्छा, सैलरी के बाद हो जाएगा रेंट 3000, ऑफिस एक्सपेंडिचर 2000, टू रेंट, टू ऑफिस एक्सपेंडिचर, टू ऑफिस एक्सपेंडिचर। कैश ऑन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, तो हमें लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे। फिर इधर कैश एट बैंक, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर भी बैलेंस शीट में जाएगा। इधर आते हैं सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा, बाई सेल्स 1 लाख। अच्छा, सेल्स के बाद है गुड्स टू हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस को स्टॉक दिया गया है तभी तो लिखा हुआ है, देखो क्रेडिट साइड में, तो ये रिटर्न है, तो लेस भी कर सकते हो, मैंने इधर लिख दिया। चलो, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैंने जगह रखा नहीं है, अदरवाइज यहाँ से लेस कर सकते थे। तो बाई गुड्स फ्रॉम
हेड ऑफ फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से जो स्टॉक रिटर्न आया वो 3000। अब ये मैंने आउटर में क्यों लिख दिया डायरेक्टली, क्योंकि ब्रांच के पास जो स्टॉक है जो वो हेड ऑफिस को रिटर्न किया था उसमें भी तो लोडिंग ही होगा, क्योंकि ब्रांच के पास सारा स्टॉक तो लोडिंग वाला ही आया है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बता दिया था ये चीज, देखो बोल रहा है यहाँ पर द गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच, ये देखो पढ़ के देखो क्या बोला है, द गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस आर एट कॉस्ट। बोल रहा है जो अगर हमें कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिले कि स्टॉक ब्रांच से हेड ऑफिस में वापस जा रहा है तो वो कॉस्ट पे ही दिया हुआ होगा, तो हमें फिर एलिमिनेट क्या करने का जरूरत है, नहीं तो इसमें भी करना पड़ता। अगर ये लाइन नहीं रहता तो ऑब्वियस सा बात है ब्रांच वही स्टॉक वापस करेगा जितने का स्टॉक वो लिया था, तो वो तो लोडिंग वाला स्टॉक ही लेता है, तो फिर उसको एलिमिनेट करना पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन हमें बता दिया है कि लोडिंग वाला स्टॉक नहीं था उनका, मतलब लोडिंग वाला स्टॉक जो है वो यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ हमें कॉस्ट में ही दिया हुआ होगा ये ऐसा अमाउंट जो कि रिटर्न वाला है, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो हम लोग को इसको लोडिंग को एलिमिनेट करना नहीं पड़ा। ये हेड ऑफिस का करेंट अकाउंट, ये तो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, सन्ड्री क्रेडिटर ये भी बैलेंस शीट का ही पार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ दिख रहा है फर्नीचर का बैलेंस दिख रहा है, तो फर्नीचर हमें क्या करना है, टू बैलेंस बीडी बोल के, क्योंकि हमें बोला है ना ब्रांच का फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाओ, तो फर्नीचर तो फिक्स्ड एसेट ही होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी 5000 ओपनिंग बैलेंस फिक्स्ड एसेट का। उसके बाद बोला है डेटर, लिखने का जरूरत नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, कैश नहीं चाहिए, क्रेडिटर नहीं चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इनवॉइस प्राइस पे है 3000, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग, तो बैलेंस शीट तो है नहीं तो ट्रेडिंग में लिखना बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक भी बोला है इनवॉइस प्राइस में है, कहाँ दिखा, देखो यहाँ दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच ऑफ द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का भेजा हुआ स्टॉक जिसमें से बच गया वो इनवॉइस प्राइस पे 3000 दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेड ऑफिस 3000 लेस कर देंगे लोडिंग 20% करके 600, तो ये हो गया 2400, और जो मार्केट से परचेस करते हैं उसमें से 1000 रुपीज का स्टॉक बचा हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा अदर्स 1000, और ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाता, लेकिन बैलेंस शीट तो बनाने नहीं बोला है। डिप्रिशिएशन 10% देने बोला है ब्रांच के एसेट, ठीक है, तो 10% ब्रांच के एसेट में डिप्रिशिएशन देंगे बाई दिल्ली ब्रांच, ठीक है, ये जैसे ब्रांच तो बहुत सारा हो सकता है, तो बाई दिल्ली ब्रांच ऐसे हाइफन देके डिप्रिशिएशन दे दिया 10% यानी 500, तो बाई बैलेंस सिटी, बैलेंस क्या बचेगा 4500, सिंपल एक लाइन का अकाउंट बनेगा और कुछ नहीं, 5000। ये दिल्ली ब्रांच का पीएल में जाएगा, ठीक है, दिल्ली ब्रांच का पीएल में, तो दिल्ली ब्रांच के पीएल में ऑलरेडी हम लोगों ने दिया हुआ है, डिप्रिशिएशन दिया था यहाँ पर, नहीं दिया था, अच्छा ठीक है दे लेते हैं, डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 500, बस हो गया। अब इसे क्लोज करना है, क्लोज करके देखना है कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, 1 लाख, और ये हो गया 3 और 1 4 तो 6, 1,06,400, 1,06,400, 1,06,400, माइनस 20,000, माइनस 3,200, माइनस 500, माइनस 40,000, 42,700 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, 42,700, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस 42,700, अब ये ब्रॉट डाउन भी कर लेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 42,700, टोटल करेंगे नेट प्रॉफिट आएगा माइनस, ये हो गया 10,000, 12,500, 30,200 नेट प्रॉफिट, बस कंप्लीट है, जैसे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वैसे ही बन गया।
तो इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि जो टाइम है उसमें एक जर्नल एंट्री ही हम लोग कर पाएंगे। ये एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 9, पास इन नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ ए बिजनेस एंटिटी टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच के बुक्स में हमें एंट्री करना है। हम नैरेशन नहीं लिखेंगे, नैरेशन तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, हम सिर्फ एंट्री करके दिखा देते हैं। अच्छा, बोल रहा है इनकम 2800 एलोकेटेड टू द ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। ब्रांच के लिए खर्चा एलोकेट किया था हेड ऑफिस ने, लेकिन ब्रांच ने अपने बुक्स में उसका एंट्री नहीं किया है। तो एंट्री क्या होगा? तो ब्रांच का यहाँ पर सॉरी इनकम, खर्चा बोल रहा है, इनकम 2800 जो कि ब्रांच का एलोकेट हुआ है, लेकिन बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने एलोकेट किया है बट ब्रांच ने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ब्रांच अभी अगर रिकॉर्ड करेगा तो अपनी इनकम को क्रेडिट करेगा टू इनकम। ठीक है, अब ये इनकम का पैसा अगर अपने पास आ जाता तो कैश डेबिट करता, ये पैसा हेड ऑफिस के पास है तो हेड ऑफिस को डेबिट करेगा। तो एंट्री नहीं हुआ था, एंट्री कर लिया। इसका तुम लोग नरेशन अपने से लिख सकते हो कि बीइंग इनकम एलोकेटेड बाय हेड ऑफिस नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर नाउ रिकॉर्डेड, बस इतना लिखना है। सेकेंड बोल रहा है ब्रांच पेड 3000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस मैनेजर बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरी अकाउंट। देखो, ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस ने पे किया है, ब्रांच का सैलरी का खर्चा, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस बोलेगा टू कैश, मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है लेकिन मेरा खुद का खर्चा नहीं है, क्या है? ब्रांच का एक्सपेंस है। ठीक है, तो हम ब्रांच से ले लेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, और ब्रांच को क्या एंट्री करना चाहिए था? ब्रांच को बोलना चाहिए था मेरा एक्सपेंस है, मुझे हेड ऑफिस को रिम्बर्स करना है, ऐसे करके। लेकिन ब्रांच ने गलती क्या कर दिया? एक्सपेंस की जगह सैलरी को डेबिट कर दिया, सैलरी टू हेड ऑफिस कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, सैलरी को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट, एक मिनट, ब्रांच पेड, ओ ब्रांच ने 3000 पे किया है, ओ सॉरी मैंने क्या उल्टा लिख दिया, तुम लोगों ने बताया। ब्रांच पेड 3000 एज सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच को करना चाहिए था सैलरी टू ए हेड ऑफिस मैनेजर। अच्छा, ब्रांच ने हेड ऑफिस के बिहाफ में किया, मैंने उल्टा ही कर दिया। ब्रांच ने 3000 पे किया है लेकिन हेड ऑफिस के मैनेजर का, तो वो हेड ऑफिस को डेबिट करेगा टू कैश बोल के 3000 लिखेगा। बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरी अकाउंट, लेकिन ब्रांच ने खुद ही उसको सैलरी टू कैश कर रखा है, जो कि करना नहीं चाहिए क्योंकि उसका खुद का खर्चा तो है नहीं। अब उसको रेक्टिफाई कैसे करेगा? उसको तो ये एंट्री करना चाहिए, तो फिर करेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, जो कि किया नहीं है, सैलरी डेबिट किया था उसका जरूरत नहीं है, टू सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उल्टा रीड कर लिया है। ठीक है, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी 3000। ठीक है, ये एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री हो गया। फिर थर्ड नंबर वाला, थर्ड नंबर में बोला है ब्रांच इनकम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5000 ऑन बिहाफ ऑफ अदर ब्रांच। ब्रांच ने दूसरे किसी ब्रांच के लिए 5000 का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है इनकट किया है। दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो इसमें क्या है? ओमिशन है। तो ब्रांच अगर एंट्री करेगा तो ये पैसा किससे लेगा? हेड ऑफिस से। तो उसने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पैसा इनकट किया है, तो ब्रांच के बुक्स में तो टू कैश होगा ही होगा। और ये पैसा भले ही उसने किसी और ब्रांच के लिए किया है, लेकिन हम लोग को हेड ऑफिस को ही डिपेंड ऑन द कंडीशन डेबिट या क्रेडिट करना होता है। ये हम लोगों ने डिपेंडेंट ब्रांच में पढ़ा था ना कि इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड नहीं करना होता है, वो भी हेड ऑफिस के थ्रू से ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो दूसरे ब्रांच का ट्रांजैक्शन खुद पे किया है, सॉरी दूसरे ब्रांच का एक्सपेंस खुद पे किया है तो टू कैश, और हेड ऑफिस को हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि वो हेड ऑफिस से ही वापस लेना पड़ेगा। फिर बोल रहा है रेमिटेंस ऑफ 1,50,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन द डेट ऑफ रिकंसिलिएशन अकाउंट। जिस दिन रिकंसिलिएशन हुआ ब्रांच का भेजा गया 1.5 लाख रुपए हेड ऑफिस को रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर इसका एंट्री क्या होना चाहिए? इसका एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होना चाहिए क्योंकि ऑलवेज रिसिपेंट के बुक्स में एंट्री होता है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ये लिखने नहीं लिखने से नंबर कटता है, लिखना जरूरी है। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच इज नीडेड। ठीक है, यहाँ पर ब्रांच की बुक्स में कोई एंट्री का जरूरत नहीं, सारा एंट्री हेड ऑफिस को करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
बोला है हेड ऑफिस एलोकेट 75,000 टू ब्रांच एज हेड ऑफिस एक्सपेंस। हेड ऑफिस ने 75,000 एलोकेट किया है ब्रांच के लिए एज हेड ऑफिस एक्सपेंस विच हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। ब्रांच ने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। मतलब क्या होगा कि हेड ऑफिस ने 75,000 का खर्चा अपने ब्रांच के लिए एलोकेट किया है और वो ब्रांच ने अभी तक रिकॉर्ड किया नहीं है। मतलब ब्रांच का एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का ब्रांच का एक्सपेंस है? 75,000, ठीक है। ब्रांच ने खुद नहीं पे किया है तो टू कैश कर देता या बैंक कर देता, वो हेड ऑफिस एलोकेट करा है तो हेड ऑफिस को बाद में रिइंबर्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्सपेंस टू हेड ऑफिस, ठीक है। फिर 6th नंबर, हेड ऑफिस कलेक्टेड 30,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए ब्रांच कस्टमर। ब्रांच कस्टमर से हेड ऑफिस ने पैसा कलेक्ट कर लिया। द इंटीमेशन ऑफ द फैक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच ओनली नाउ, नॉट रिकॉर्डेड टिल नाउ। अभी अभी मिला है, इसके पहले रिकॉर्डिंग हुआ नहीं। तो सबसे पहले ब्रांच को अपने डेटर को डेबिट से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर ने पैसा दे दिया, चाहे वो हेड ऑफिस को दे या ब्रांच को। डेटर लेजर में डेटर को तो हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। डेटर डेबिट होता है तो डेटर को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। पैसा हमारे पास आया नहीं है कि कैश टू डेटर कर दे, पैसा तो हेड ऑफिस के पास है तो हेड ऑफिस से लेंगे, तो हेड ऑफिस को डेबिट कर देंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर। और लास्ट एंट्री यहाँ पर बोला है गुड्स डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस अमाउंटिंग टू 10,000। जो है 10,000 का स्टॉक हेड ऑफिस ने भेजा है बट नॉट रिसीव बाय द ब्रांच टिल डेट ऑफ रिकंसिलिएशन। जिस दिन रिकंसिलिएशन हो रहा है तब तक ब्रांच के पास वो स्टॉक जाके नहीं पहुंचा। गुड्स हैव बीन रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, उसके बाद जाके गुड्स जो है रिसीव होने वाला है, तो इसका क्या एंट्री होना चाहिए? गुड्स इन ट्रांजिट है, रिसीवर पार्टी कौन है? ब्रांच है, तो उसके बुक्स में एंट्री हो जाना चाहिए गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। और नैरेशन लेकिन लिखना जरूरी है, जब भी हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी बोलेगा तो नैरेशन लिखना जरूरी होता है, ठीक है। और नैरेशन मैंने क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि इसके पहले इस तरीके के क्वेश्चन का मैंने नैरेशन लिखवाया है, तो तुम लोग खुद से भी इसका नैरेशन लिख सकते हो, ठीक है। इसमें नैरेशन लिखना कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। चलो, एक सेकंड। ठीक है, अच्छा, और तो ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। हम जस्ट एक चीज बता देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन तुम लोग चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। तो हम बताते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट तो सारा ही हो गया है, अब हम बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन खुद से ट्राई किया जा सकता है। एक तो कर सकते हो, क्वेश्चन 6 मैंने करवाया, क्वेश्चन 9 भी मैंने अभी करवाया, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 9 हो गया। 6 वाला ये था, हाँ, ये भी आज मैंने करवाया। 12, 13, 14 इलास्ट्रेशन, इलास्ट्रेशन 12, 13, 14 देखते, इसमें से भी शायद कुछ किया है मैंने अभी, आज देख लेते। 17, ये फॉरेन ब्रांच का है, वो भी तुम लोग कर सकते हो, जो कि मैंने बोला है सैटरडे वाले क्लास में करवा देंगे, क्योंकि उसका कंसेप्ट भी सीख चुके हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 वाला आज हम लोगों ने कर लिया है, चलो 13 किया है, क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन है तो। हाँ, ये 13 वाला कर सकते हो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इलास्ट्रेशन 13 कर सकते हो, मतलब जैसा आज हम लोगों ने किया उस टाइप का ही क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोग को। इलास्ट्रेशन 12 कर सकते हो, ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, और इलास्ट्रेशन 12, इलास्ट्रेशन 13, हाँ, ये दो जो है ट्राई करके देख सकते हो रहा है कि नहीं। बाकी लगभग मुझे लगता है काफी सारा हो गया, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और ऑब्वियसली टॉपिक भी थोड़ा अलग टाइप का है, तो क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन और मिल जाता है, मुझे लगता है और एक क्वेश्चन करने लायक है। इलास्ट्रेशन 12 ये मैंने नोट डाउन करवा दिया, चलो ये कर सकते हो इलास्ट्रेशन 12। और एक देखते हैं, नहीं, इसके बाद जस्ट मुझे लगता है फॉरेन ब्रांच ही हमें करना पड़ेगा। ये दो ही क्वेश्चन मुझे जितना लगता है बाकी है, तुम लोग भी अपने चेक करके देख सकते हो, ठीक है, पीडीएफ से।
और मुझे जितना लग रहा है यही दो बाकी बचा हुआ है, बाकी सब हम लोग का हो गया, और जो भी बचा हुआ है वो मुझे जितना लग रहा है फॉरेन ब्रांच का है, और कोई क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर आज हम लोग इतना करते हैं, तुम लोग पूरा प्रैक्टिस करो। Yes, ma'am. ठीक है, फिर बाय।